नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपीएजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 10 की प्रश्नमाला 3। ठीक है, और वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाले यानी जिसमें बीजीय संख्याएं दो दी गई हो, एक्स और वाई, इस प्रकार एक्स वाई जेड दिया गया हो, पी क्यू आर है, यानी इन संख्याओं में से आपको बीजीय संख्या दो दी गई हो तो हो जाएगा दो चर। रैखिक क्या होता है? रैखिक होता है जिसमें इसकी घात क्या होनी चाहिए? केवल एक घात हो। ठीक है, इस प्रकार लिख दिया मैंने x प्लस वाई बराबर एक। यहाँ देखो ये दो चर है x और y, और दोनों ही घात क्या है? एक एक है, इसलिए दोनों क्या कहलाते हैं? रैखिक है। जिसकी घात दो होता है वो द्विघात, तीन घात है वो त्रिघात होता है, केवल घात एक है वो क्या होता है? रैखिक होता है। युग्म का अर्थ क्या होता है? युग्म का अर्थ है साथ में दो समीकरण हो। ठीक है, यानी जोड़े के रूप में समीकरण होता है। एक को समीकरण एक दे देंगे, दूसरे को समीकरण दो देंगे, इस प्रकार करेंगे। देखो तो इसमें हम शुरू कर रहे हैं। देखो प्रश्नमाला नई एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार प्रश्नमाला 3.2। 3.2 के अंदर आपके एक इनको हल करने की विधि कहाँ में ली गई है, और विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इनको हल करने की तीन विधियां काम में ली जाती है। विलोपन विधि भी है, प्रतिस्थापन विधि है, वज्रगुणन विधि है। ठीक है, इन तीनों विधि से चाहे किसी विधि से कर लो, उत्तर क्या आएगा? समान आएगा। ठीक है, लेकिन सबसे सरल विधि कौन सी होती है? विलोपन विधि होती है। विलोपन विधि के बाद में प्रतिस्थापन, और सबसे थोड़ी हार्ड विधि पड़ती है वज्रगुणन विधि। अगर आपको परीक्षा के अंदर दिया गया है, समीकरण दे दिया जाए इसको हल कीजिए, तो आपको हमेशा उसको विलोपन विधि के द्वारा ही हल करना है। विधि का नाम दिया गया है, इस प्रश्न को प्रतिस्थापन के द्वारा हल करो, तभी हमें इस विधि का प्रयोग करना होगा। वज्रगुणन के द्वारा करो तब इस विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, विधि का नाम नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे? आपको उसको सीधे ही विलोपन विधि के द्वारा हल कर देंगे। अब यहाँ प्रश्नमाला में देखो 3.2 में विलोपन विधि दी गई है, आगे प्रतिस्थापन विधि दी गई है, वज्रगुणन, सारी विधियां दी गई है। तो यहाँ हम सारे प्रश्नों को अलग अलग तरीके से तीनों विधियों काम में लेते हुए करेंगे, लेकिन परीक्षा की दृष्टि सबसे बढ़िया विधि होती है विलोपन विधि। ठीक है, तो पहले हम पढ़ रहे हैं केवल प्रतिस्थापन विधि, यानी प्रश्नमाला 3.2 जितनी इसमें केवल देखो शाब्दिक प्रश्न भी है, केवल संख्या रूप में प्रश्न दिए गए हैं, वो सारे के सारे हम इस प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे। ठीक है, काफी प्रश्न है। देखो शुरू कर रहे हैं। देखो तो 3.3 का 3.2 का नई एनसीईआरटी में 3.2, इसका पहला प्रश्न पहला दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14। x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण एक है और ये समीकरण दो है। इसमें आपको इसको विलोपन विधि के द्वारा ही हल करना है, प्रतिस्थापन के द्वारा हल करना है। विधि कौन सी है? विधि यहाँ पूरी है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सारे प्रश्नों को हल करना है। काफी प्रश्न है, सारे करेंगे प्रश्न है तो आराम से विधि समझ में आ जाएगी। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखो इसमें लिखते हैं समीकरण एक से। समीकरण एक से आप चाहे तो x का मान निकाल लो और चाहे y का मान निकाल लो, जो अच्छा लग रहा है a का मान निकाल लो। यहाँ मैं x का मान निकाल रहा हूँ, x बराबर आ जाएगा 14 माइनस वाई, इसको लिख दो आप समीकरण 3। समीकरण ए के द्वारा मैंने x का मान ज्ञात कर लिया है, तो आ गया x बराबर 14 माइनस वाई। जो x का मान आया है वो आप आगे समीकरण 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, 2 में रखेंगे। यहाँ देखो x का मान आपके पास में है 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई लिख दिया। आगे देखो माइनस वाई और है, बराबर में आ गया 4। ये हो गया माइनस का 2y बराबर 4 माइनस 14, माइनस का 2y बराबर बचा है माइनस 10, y बराबर आ जाएगा माइनस 10 बट्टे माइनस 2, और y का मान आ गया प्लस का 5। y का मान हमने पहले मैंने क्या किया है? समीकरण ए के द्वारा आप चाहे तो x का मान ज्ञात कर लो और चाहे y का मान ज्ञात कर लो। मैंने यहाँ समीकरण ए के द्वारा x का मान ज्ञात कर लिया है। जो x का मान प्राप्त हुआ है वो आप आगे समीकरण 2 में रख दो। यहाँ मैंने x का मान ज्ञात किया तो मैं x की जगह रख दूंगा 14 माइनस वाई, आगे माइनस वाई बराबर 4। यह आ जाएगा माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14, माइनस 10 बचे घटाएंगे। देखो यहाँ संख्या बड़ी माइनस के उत्तर माइनस का आ जाएगा, y बराबर माइनस 10 बटे माइनस 2, y बराबर 5।
y का मान जो आपके पास में आया है वो आप समीकरण 1 में भी रख सकते हो, समीकरण 2 में रख सकते हो, दोनों में किसी समीकरण रख दो, एक में आपके x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो अगर रख दो y का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर आप चाहे तो y का मान समीकरण 2 में भी रख सकते हो। यहाँ x की जगह क्या लिख दें, y की जगह 5 रख देते हैं। देखो यहाँ आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 14, x का मान आ जाएगा 14 माइनस 5, x बराबर 9। x का मान 9 है और y का मान क्या है 5। ये देखो इसका आंसर है। अब इनकी हम जांच भी कर सकते हैं। देखो समीकरण इसमें रख करके x प्लस वाई दोनों को जोड़ो, x का मान y का मान क्या है 9 और 5 है, जोड़ने में 14 आ रहा है, सही है। अब अंतर क्या आ रहा है दोनों का, 4 आ रहा है, घटाओ देखो 9 माइनस 5, अंतर क्या आ रहा है 4। हम जांच भी कर सकते हैं यहाँ हमारा उत्तर सही है या गलत है, जांच कर लिए सही है। आपको ये विधि कौन सी कंप्लीट हुई है, प्रतिस्थापन विधि, बिल्कुल सरल विधि है। समीकरण 1 के द्वारा x या y दोनों में से एक का मान निकालो, जो मान प्राप्त किया वो समीकरण 1 में नहीं समीकरण 2 में रखोगे, समीकरण 2 से हमें एक मान प्राप्त हो जाएगा। अब जो मान प्राप्त हो रहा है वो आप समीकरण 1 में या 2 में, दोनों में एक में रख दो और आपके दूसरा मान प्राप्त हो जाएगा। यही कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि है। आगे इसका सवाल नंबर है 2। ये देखो पहले का पॉइंट है, ये पहला कर लिया, पहले का दूसरा पॉइंट है। पहले का दूसरा पॉइंट में लिखा गया s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, इसको आप रख दो समीकरण 1। आगे लिखा है s बट्टे 3 प्लस टी बट्टे 2 बराबर में लिखा गया है 6। कैसे करेंगे, देखो इनका फिर लघुत्तम ले लो, लघुत्तम 6 आ जाएगा। 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 को s में गुणा करेंगे 2s। 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया, 3t बराबर 6। आ जाएगा 2s प्लस 3t बराबर, वज्र गुणा करेंगे इनको, a को गुणा करेंगे संख्याओं से, ये संख्या वैसी आ जाएगी, 6 को 6 से गुणा किया 36, समीकरण 2। अब समीकरण 1 के द्वारा s या t का दोनों में से आप एक मान ज्ञात करो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैं यहाँ s का मान ज्ञात कर रहा हूँ। s बराबर आ जाएगा 3 प्लस t, s का मान आपके प्राप्त हुआ है, इसको रख दो आप समीकरण 3। s का मान जो प्राप्त हुआ है वो आप समीकरण 2 में रखोगे। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, अभी s का मान यहाँ देखो 2 आ जाएगा, यहाँ 2s है तो 2 लिख दो। s का मान आपके पास में 3 प्लस टी, यहाँ 3 प्लस टी रख दो। आगे देखो प्लस आगे 3t है तो 3t रख दो बराबर 36। ये देखो 2 गुणा 3 6 हो गया, 2 को t से गुणा किया 2t और प्लस 3t बराबर 36। ये देखो हो गए 5t बराबर 36 माइनस 6, 5t बराबर हो गए 30। तो t का मान क्या आ जाएगा 30 बट्टे 5, t का मान आ जाएगा 6। t का मान हमने क्या प्राप्त कर लिया है, 6 प्राप्त कर लिया है। अब जो t का मान आया वो क्या रख दो आप समीकरण 1 में रख दो और चाहे 2 में रख दो, उत्तर आ जाएगा। यहाँ रख दो t का मान, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर s रख दो, माइनस का आगे t का मान आपके पास में 6 बराबर 3, t की जगह 6 रख दिया है तो s का मान आ जाएगा देखो 3 प्लस 6, s का मान आ जाएगा 9। अब देखो s का मान 9 प्राप्त हुआ है, t का मान 6। जांच भी कर सकते हो उत्तर की। देखो यहाँ कैसे जांच करेंगे, देखो यहाँ रख दो s का मान 9 माइनस t का मान 6, तो 9 माइनस 6 का मान 3 प्राप्त हो रहा है, सही है। अब s का मान यहाँ कितना देखो 9 है तो 9 बट्टे 3 क्या आ जाएगा, देखो 9 बट्टे 3 3, और t का मान यहाँ 6 तो 6 बट्टे 2 3, ये भी 3, ये भी 3, उत्तर क्या आ रहा है देखो 6, उत्तर क्या हमारा सही है। तो इस प्रकार दूसरे में s का मान प्राप्त हुआ है 9 और t का मान 6। इस प्रकार ये विलोप या प्रतिस्थापन विधि कंप्लीट होती है। आगे कर रहे हैं देखो इसका हम 3 नंबर पॉइंट। 3 में लिखा है 3x माइनस वाई बराबर 3। तीन एक्स माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 है। उसके बाद में आगे 9x माइनस 3y बराबर
9x माइनस 3y बराबर 9 और ये समीकरण 2। 9x माइनस 3y बराबर 9। सबसे पहले लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x का मान भी लिख सकते हो, y का मान भी लिख सकते हो। 3x माइनस 3 बराबर y, ये हो गया समीकरण 3। यहाँ मैं समीकरण 1 के द्वारा y का मान ज्ञात कर रहा हूँ। y का मान क्या आएगा, देखो y का फंक्शन करें y प्लस का आ जाएगा उधर, और ये आ जाएगा 3x माइनस 3, y का मान होगा 3x माइनस 3, ये हो गया समीकरण 3। अब रखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये देखो 9x अपनी जगह रख दिया है, माइनस 3 रख दिया है, y का मान आपके पास में 3x माइनस 3 बराबर में रख दिया 9। ये देखो 9x आ गया है, ये माइनस का 9x होगा, प्लस का 9 और बराबर 9 कट गया। ये उत्तर क्या आ रहा है, देखो 9 बराबर 9 आ रहा है। अगर यहाँ देखो दो बात आ सकती है, एक तो यहाँ संख्या बराबर आ जाए, एक दोनों बराबर नहीं हो। बराबर आती है ना, इसका अर्थ क्या होता है कि यहाँ पर x का कोई भी मान हो सकता है, x का मान कोई भी हो, x का y का मान हमने ज्ञात कर लिया है, x का मान कोई भी हो सकता है, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो x का कोई भी मान हो सकता है, x का कोई भी मान हो सकता है, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसे होंगे, देखो अनेक हल। अब यहां पर आप क्या रख सकते हो, x का मान कुछ भी रख दो आप, x का मान 1 रख दोगे तो y का मान प्राप्त होगा, x का मान 3 रख दो तो भी प्राप्त होगा। ठीक है ना, x का मान क्या होंगे, यहाँ पर अनेक, x के मान अनंत होंगे, अनेक दिखा ना, x का मान कोई भी हो सकता है, x का मान 1 2 3 4 5 अनंत तक कोई भी हो सकता है, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। x के ज्यादा मान ले रहे हैं तो y के मान क्या होंगे, ज्यादा होंगे। देखो x का मान अगर 4 लिया है, y को मान प्राप्त होगा, 10 ले रहे हैं तो मान प्राप्त होगा। इसका अर्थ क्या है, इस समीकरण में x और y कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यहाँ तक करना है। ठीक है, तो ये देखो एक शर्त भी काम आती है, अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 आ जाता है ना, तो यहाँ पर क्या होते हैं, उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये समीकरण देखो, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। तो यहाँ देखो 3 बटे 9 मान आ रहा है 1 बटे 3, या -1 बटे -3 माइनस मान आ रहा है 1 बटे 3, 3 बटे 9 मान आ रहा है 1, तीनों बराबर मान आ रहे हैं, इसलिए ये देखो इस शर्त में भी ये काम आ रही है। देखो a1 बटे a2 इसका शर्त का पालन कर रही है। देखो ये इसके, इसलिए क्या है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर देखो तीनों बराबर है तो इसके अनेक हल होंगे, और तीनों बराबर नहीं आ जाए, इसका अर्थ क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी केवल x का मान 1 और y का मान 1, दोनों के एक एक मान होंगे, जिस प्रकार सवाल नंबर पहले और दूसरे में किया था। ठीक है, उसके बाद में अगर दो बराबर आ जाएं, a1 बटे a2 तो बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं हो, इस अर्थ में क्या होगा, उसके कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, इसमें तो उसके अपरिमित रूप से अनेक अनंत हल होंगे, इसमें उसका केवल अद्वितीय हल होगा, यानी x का मान 1 y का मान 1, और दो बराबर 1 बराबर नहीं, तो क्या होगा, उसमें उनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ देखो 9 बराबर 9 आ गया है, अगर 9 बराबर 0 आ जाता तो यहाँ पर ये शर्त काम आती, यानी इसके कोई भी हल नहीं होंगे। आगे सवाल नंबर इसका 4 नंबर, 4 में लिखा गया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर में लिखा गया है 1.3। हल करते हैं, देखो इसको, यहाँ बट्टा में 10 आ जाएगा, यहाँ बट्टा में 10 आ जाएगा, इसका 10 लघुत्तम आ जाएगा, 2x प्लस 3y बट्टे 10, और यहाँ पर बट्टा में क्या आएगा, देखो 10, यानी 13 बट्टे 10। उधर गुणा करेंगे, उधर गुणा करने के बाद में ये देखो 10 आपस में क्या कट जाएंगे, 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मान आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण 1 है। अब आगे समीकरण जो दिया गया है,
0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3 बट्टा में 10 लगा दो, यहाँ पर बट्टा में 10 और यहाँ पर भी बट्टा में 10। इनका देखो लघुत्तम 10 आ जाएगा तो ये बचेगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10। वज्र गुणा का तो एक बार देखते हैं, देखो ये अभी कटा था वैसे ही कट जाएगा। देखो 4x प्लस 5y, यहाँ देखो गुणा में 10 आ जाएंगे और उधर भी क्या हो जाएगा 23 × 10। ये देखो 10 भाग में जा रहा है, यहाँ 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण प्राप्त हो गया 1 और 2। अब समीकरण क्या करेंगे हम 1 से वापिस वही काम करेंगे। लिख दो समीकरण 1 से, चाहे x का मान निकालो चाहे y का, दोनों में से एक का मान निकालो। x का मान आ जाएगा देखो 2x बराबर 13 - 3y। 13 - 3y, x का मान आ जाएगा 13 - 3y बटे 2। इसको आप लिख दो समीकरण 3। x का मान समीकरण 1 में 1 के द्वारा हमने ज्ञात किया। देखो अब समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो यहाँ देखो 4 लिख दो, गुणा में ये संख्या है 13 - 3y बटे 2, 13 - 3y बटे 2 और उसके बाद में आगे प्लस है 5y बराबर है 23। देखो 4 में 2 का भाग 2 बार जाए, गुणा कर लेते हैं। देखो 13 को 2 से गुणा किया 26 और 3 को 2 से गुणा किया 6y प्लस 5y बराबर 23। ये इसका यहाँ मान y होगा बराबर 23 - 26 या -y बराबर मान आएगा -3 और y का मान आ जाएगा +3। दोनों माइनस है, कर जाएगा माइनस से माइनस प्लस आ जाएगा y बराबर 3। y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, मान आ जाएगा। ये रख दो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो यहाँ देखो ये 2 है, 2x उसके बाद में आगे प्लस, यहाँ देखो y का मान 3, ये 3 9 आ जाएगा बराबर में लिख दो आगे 13। 2x बराबर 13 - 9, 2x बराबर 4, x बराबर 4 बटे 2 यानी x का मान क्या आ गया देखो 2, x का मान 2, y का मान 3। यहाँ आप जांच भी कर सकते हो। देखो 2 × x का मान 2 4 हो गए प्लस 3 × 3 9 हो गए, मान देखो 13 आ रहा है। यहाँ देखो 4 × x का मान कितना है, x का मान 2, ये कितने हो गए 8 प्लस 5 × 3 15, 15 बारह 23 हो रहे हैं। उत्तर देखो जांच की जाती, यानी आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो समीकरण 1 और 2 में मान रख करके x y का। ये सवाल नंबर पॉइंट का है, सवाल नंबर 4 कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 5, √2x प्लस √3y बराबर में लिखा गया है 0। उसके बाद में आगे लिखा है रूट है 3x - √8y। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। √3x प्लस √2y, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x - √8y बराबर 0। यहाँ पर देखो x के रूट नहीं है, केवल संख्याओं का रूट है। लिख दो समीकरण 1 से √2x बराबर ये हो जाएगा माइनस का √3y, x का मान आ जाएगा माइनस के √3 बटे √2y। ये लिख दो समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे x का मान, यहाँ देखो √3 है, यहाँ √3x √3 और गुणानंद x का मान आ जाएगा माइनस का √3 बटे √2y लगा दो और माइनस का आ जाएगा √8y बराबर में 0। यहाँ देखो गुणा करेंगे, यहाँ √3 माइनस का 3y बट्टे √2 माइनस √8y बराबर 0। इसके बट्टा में 1 माने, इसका देखो लघुत्तम यानी ले पाएगा √2 में √2 का एक बार जाएगा, 1 को 3y से गुणा करेंगे 3y, √2 में 1 का भाग √2 बार जाएगा, √2 को √8 से गुणा करेंगे या √16 आएगा। देखो √16 का मान आएगा 4y बराबर 0। अब उधर गुणा कर लें, देखो इनको, ये -7y को गुणा 1 से गुणा करेंगे
-7y आ जाएगा बराबर 0 इंटू √2 0, यानी y का मान आ जाएगा 0/7, यानी क्या आ जाएगा 0। y का मान किस में रख दो आगे, समीकरण 1 में या 2 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ आ जाएगा, देखो √3x है तो √3x अपनी जगह रख दो, प्लस √3 इंटू वाई का मान 0 है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ लिख दो √3 इंटू 0 बराबर 0, ये पूरा 0 आ जाएगा। देखो √3x प्लस 0 तो √3x बराबर 0, x का मान ये भाग में चला जाएगा तो उत्तर क्या आएगा, देखो 0। x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। यहाँ देखो मान जांच भी कर सकते हैं, यहाँ 0 रखेंगे 0 पूरा 0 ही होगा, 0 बराबर यहाँ रख दो 0 होगा 0 बराबर, इसमें x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। ठीक है, इस प्रकार हम कर सकते हैं। देखो अब आगे जो सवाल नंबर आगे 6 दिया गया है, उस 6 में क्या करना है, ऊपर भी लघुत्तम लेना है, नीचे भी लघुत्तम लेकर उसको हल कर सकते हैं आगे। अब आगे सवाल नंबर कर रहे हैं इसका दूसरा प्रश्न लिखा गया है 2x + 3y बराबर 11, 2x + 3y बराबर 11, यह समीकरण 1। आगे 2x - 4y, 2x - 4y बराबर है -24, ठीक है, -24, यह है समीकरण 2। ठीक है, अब इसमें को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात करो जिससे y बराबर mx + 3y, m का मान बाद में ज्ञात करेंगे, पहले समीकरण 1 और 2 के द्वारा आप x का मान ज्ञात कर लो। ठीक है, लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यह आ जाएगा, देखो 2x बराबर में 11 - 3y, x बराबर 11 - 3y/2, ये हो गया समीकरण 3। यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो समीकरण 1 से x का मान ज्ञात कर लिया है। अब x का मान क्या रख देंगे, नीचे देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखेंगे, यहाँ मान क्या आ जाएगा, देखो इसका आगे हल आ जाएगा, 2 इंटू x का मान है 11 - 3y/2, आगे माइनस का 4y बराबर है -24, ये को 2 से 2 कट गया, 11 - 3y बराबर आ जाएगा -4y बराबर -24, ये -7y बराबर -24 और -11 पक्षांतर होगा, ये माइनस का चला जाएगा, -7y बराबर -35, तो y का मान आएगा -35 बटे ये 7 गुणा भाग में चला गया, तो y का मान आ जाएगा 5। y का मान आप समीकरण 1 में रख दो, y का मान 1 में या 2 में जो अच्छा लग रहा है उसमें रख सकते हो। समीकरण 1 में रख रहा हूँ, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया है 2x दिया गया है, प्लस 3 इंटू वाई का मान 5 बराबर 11, ये 2x बराबर 11 - 15 आ जाएगा, देखो ये 15 नुकसान होगा, माइनस का 15, ये माइनस का 4, x बराबर -4/2, x का मान -2। अभी जांच भी कर सकते हैं, देखो यहाँ रख दो चाहे मान आप, 2 इंटू एक्स का मान कितना है, देखो -2, ये बनेगा -4, प्लस 3 इंटू 5 15 बनेगा, तो 15 में से घटाएंगे 4, 11 ही बचेगा। अब यहाँ जांच कर सकते हैं, देखो ये 2 इंटू एक्स या -4 बनेगा और यहाँ -20 बनेगा, 5 का मान रखने पर, y का मान 5 रखने पर, ये -24 आ रहा है, तो सही है। अब आगे इसके द्वारा हमें m का मान और ज्ञात करना है, लिखा है y बराबर mx + 3, y बराबर mx + 3 लिखा है, तो y का मान यहाँ 5 रख दो, m इंटू वाई का मान, x का मान -2 रख दो और +3, ये देखो माइनस का 2m होगा, क्या करेंगे इसका पक्षांतर करेंगे, ये क्या आ जाएगा, ये प्लस का 2m आ जाएगा, बराबर में 3 - 5 आ जाएगा, 5 को उधर भेजेंगे -5, ये -2 बच गया, m का मान आ जाएगा -2/2, यानी m का मान आ गया -1, यही इसका आंसर है। तो जो x का मान आपके पास में आया वो कहाँ रख दो आप, आगे y बराबर mx + 3 में रख दो, x का मान रख दो, y का मान रख दो और आगे m का मान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 2 पूरा किया है। अब सवाल नंबर 3 में दिया गया, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, यानी आपको समीकरण बनाना है, पहले शब्दों में प्रश्न दिए गए हैं, उसके बाद में उसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए।
3.2 में जितने प्रश्न हैं सारे के सारे हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही करेंगे। सवाल नंबर 3 का पहला लिखा गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्या है तो माना लिख लो, बड़ी संख्या ले लो x, दो संख्या बड़ी और छोटी, माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y, छोटी संख्या बराबर y। अब लिखा है इसमें दोनों का अंतर यानी घटाने पर 26 प्राप्त हो रहा है, यानी घटाओ बड़ी संख्या में से छोटी, x माइनस वाई बराबर 26। ये हो गया समीकरण 1। आगे लिखा है दूसरी एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है, यानी x बराबर 3y रख दो। 3 से गुणा किसको करेंगे, देखो आगे जो संख्या छोटी है उसको 3 से गुणा कर दो, x बराबर 3y। अब यहाँ देखो इससे गुणा करेंगे, ये संख्या पहले ही बड़ी है, ठीक है, तो पहले बड़ी है तो उससे 3 से गुणा और बड़ी संख्या हो जाएगी, छोटी को गुणा करेंगे 3 से ताकि x के बराबर आ जाए, x बराबर 3y, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन द्वारा हल कर लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं, देखो समीकरण 2 के द्वारा पहले x का मान ज्ञात किया हुआ है, सही है, तो आपको समीकरण 1 और 2 में से दोनों में से एक x का मान ज्ञात करना होता है, y का मान ज्ञात करना होता है। तो पहले ही समीकरण 2 में x का मान ज्ञात किया हुआ है, तो आप क्या रख दो, समीकरण x का मान यहाँ समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। तो यहाँ रख दो आप x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ देखो x का मान क्या है, 3y है, आगे माइनस y है बराबर 26। यहाँ क्या बचेगा, देखो 2y बराबर 26, y बराबर 26/2, यानी y का मान आ जाएगा 13। और y का मान आप समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, 2 में रखोगे सीधा उत्तर आ जाएगा। ये रख दो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ x का मान आ जाएगा, देखो 3 × 13, x का मान आएगा 39, x का मान क्या होगा 39। अब क्या है, अतः बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, देखो बड़ी संख्या किसका मान है, बड़ी संख्या x को माना था, x का मान 39 है, तो यहाँ बड़ी संख्या 39। छोटी संख्या छोटी y को माना, तो y का मान कितना है, देखो y का मान 13 है, ये 13, बड़ी संख्या 39, छोटी संख्या 13। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। पहले कहा गया है इन दोनों का अंतर 26 है, घटाओ देखो 26 आ जाएगा। उसके बाद में लिखा है एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है। अब ये 39 है, ये देखो 13 कितना गुणा है, 13 का 3 गुणा ही है, ठीक है। इसलिए यहाँ मैंने क्या किया, देखो छोटी संख्या को 3 से गुणा किया ताकि बड़ी संख्या के बराबर आ जाए। तो ये समीकरण 1 और 2 बन गए, और कौन सी विधि द्वारा हल हो गए, प्रतिस्थापन के द्वारा हल हो गए। यह सवाल पहला कंप्लीट होता है। आगे करते हैं, देखो सवाल नंबर 2। तीसरे का दूसरा पॉइंट, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब दो संपूरक कोण है तो उसमें बड़ा कोण छोटा कोण 2 दिया गया है, तो मान लो माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री मान लो, और छोटा कोण मानो y डिग्री, छोटा कोण y डिग्री। अब आपको ध्यान होना चाहिए, अगर दो संपूरक कोण है तो उनका योग क्या आएगा, उनका योग आएगा 180 डिग्री, ठीक है। लिख देते हैं, यह आएगा x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। उनका योग क्या है, देखो उनका योग है जो 180 डिग्री है। ये हो गया समीकरण 1। एक बार मत लगो इनको। उसके बाद में आगे है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18। अब यहाँ लिख दो x, यहाँ लिख दो y। अब 18 किस में जोड़े, देखो अधिक कम की बात की गई है, गुणा की बात करते गुणा कर देते हैं। अब यहाँ लिखा है अधिक या कम है, अधिक यानी आपको जोड़ना घटाना है, ठीक है। अब जोड़ना किस में, देखो छोटा कोण y है, तो यहाँ लिख दो y प्लस 18, ठीक है। यह समीकरण 2। आगे आइए, आपको देखो x का मान दिया गया है, तो आप सीधे समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान क्या है, y प्लस 18 है, आगे y है बराबर 180, तो 2y बराबर 180 माइनस 18
2y बराबर आ जाएगा, ये डिग्री में लिख दो यहाँ पर, ये डिग्री में लिख दो, यहाँ आ जाएगा y बराबर, ये बचेगा 162 डिग्री। तो y बराबर आ जाएगा 162/2, y का मान आ जाएगा 81 डिग्री, y का मान आ जाएगा 81 डिग्री। और y का मान क्या रख दो आप, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रख दो, उतरा जाएगा। देखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर यहाँ x बराबर आ जाएगा, y का मान कितना, देखो 81 + 18, ये मान क्या आ जाएगा, देखो ये मान आएगा 99। x का मान क्या है 99, अतः क्या है, बड़ा कोण क्या आ जाएगा, लिख दो बड़ा कोण तो आ गया है 99 डिग्री। x को माना बड़ा कोण, और छोटा कोण क्या आएगा, देखो यहाँ लिख दो आगे छोटा कोण y को माना था, और वो आया 18, वो 81 डिग्री आ गया, 81 डिग्री। अब देखो जांच भी कर सकते हैं, इन दोनों का योग क्या होगा, देखो योग 180 डिग्री आ रहा है। देखो तो पहली उत्तर जांच सही होगी। आगे दूसरा देखो, ये बड़ा कोण है वो छोटे से 18 अधिक है, यानी छोटे में 18 जोड़ोगे ना आप, ये देखो बड़े कोण के बराबर आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार ये सवाल दूसरा कंप्लीट हो जाता है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। आगे सवाल नंबर 3, क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी है। उसके बाद 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी है। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। इसमें क्या करना है आपको, एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य मानना है। तो यहाँ लिख दो पहले आप, माना एक बल्ले का मूल्य, तीसरे का माना एक बल्ले का मूल्य बराबर में x रुपए लिख दो। एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक है, अब सबसे पहले प्रश्न आया गया है 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो 7 बल्लों का मूल्य हो जाएगा 7x। अब यहाँ लिख दो प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में जो कहा गया उसके अनुसार लिख रहे हैं प्रश्नानुसार। 7 बल्ले तो आ जाएगा 7x, एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्लों का 7x। एक गेंद का मूल्य y है तो 6 का हो जाएगा 6y बराबर 3800। ये हो गया समीकरण 1। आगे और कहा गया है 3 बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्लों का हो जाएगा 3x + 5y बराबर में आ जाएगा, क्या दे रखा है 1750। तो यहाँ रख दो आगे 1750, ये समीकरण 2। समीकरण 1 से x का मान निकाल देते हैं। देखो तो समीकरण 1 के द्वारा x का मान आ जाएगा 7x बराबर 3800 - 6y। x बराबर 3800 - 6y बट्टे 7, इसको रख दो समीकरण 3। अब x का मान आप समीकरण 2 में रख दो, तो आगे लिख दो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान कहाँ रख देंगे हम आगे, समीकरण 2 में। यहाँ देखो 3 रख दिया है, x का मान 3800 - 6y और बट्टे 7, x का मान लिख दिया है। आगे देखो यहाँ + 5y है बराबर में आगे रख दो 1750। इनका देखो 7 लघुत्तम आ रहा है, 7 लघुत्तम आ जाएगा। 7 में 7 का भाग 1 बार जाएगा, तो संख्याओं को 1 से गुणा कर संख्या सेम वैसी आएगी, इसलिए तीनों गुणा करके लिख दो आप। यहाँ जाएगा देखो 0 0, 3 को 8 से गुणा किया 24 और 2 हासिल हो गई है। उसके बाद में गुणा करेंगे 3 को 3 से 9 और 9 11,400 हो गए। उसके बाद में आगे -18y आ जाएगा, माइनस का लिख दो 18y। यहाँ देखो 7 में, ये देखो 7 में 1 का भाग 7 बार और 7 को गुणा करेंगे 5 से 35y, यहाँ आ जाएगा प्लस का 35y और बराबर में लिख दो यहाँ पर 1750। इसके बटा हम 1 लिखो, वज्र गुणा करेंगे, इस संख्या को 1 से गुणा करें संख्या वैसे लिख देंगे 11,400। गुणा करेंगे देखो यहाँ y लिख दो, 15 में से 8 ये 7 हो गया, 2 में से 1 17 हो गया, प्लस का 17y बराबर गुणा करेंगे देखो 17 को 7 गुणा 1750 से गुणा कर लेंगे, ये आ गया 0 आ गया, और 7 गुणा करेंगे 5 से 35
3 हासिल हो गई है। और 7 और 49 और 3 52 और 7 और 5 कितने हो गए 12। 7 को 0 से गुणा किया 0, 7 को 5 से गुणा किया 35, 7 को 7 से 49 और 3 52 और 7 और 5 कितने हो गए 12। अब यहाँ आ जाएगा 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400। 17y बराबर मान आ जाएगा, देखो 0 में से 0 0 आ गया, 5 में से 0 5, यहाँ देखो 12 में से 4 घटाएंगे 8, ठीक है। और यहाँ 1 में से क्या बचेगा, 1 बचा है 0 आ जाएगा। y का मान आ जाएगा 850/17, यानी y का मान आ गया है 50। y का मान हमने क्या लिख दिया है 50, y का मान 50 लिख दिया है। अब क्या करेंगे, देखो आगे हम y का मान 50, अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ रख दो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर मान क्या आएगा, देखो यहाँ 7x है, यहाँ 7x अपनी जगह रख दो, प्लस 6y है, तो आ जाएगा 6 × 50 बराबर में आ जाएगा 3500, 3800 आ जाएगा, बराबर 3800। यहाँ 7x बराबर आ जाएगा 3800 माइनस ये क्या होगा, देखो 300 हो जाएगा, तो 7x का मान आएगा 3500, x बराबर आ जाएगा 3500/7, तो x का मान आ जाएगा देखो यहाँ पर 500, x का मान 500। अब नीचे यहाँ लिख देना आपको, अतः एक बल्ले का मूल्य क्या होगा, देखो अतः एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य आ जाएगा आपके, x का मान है वो है 500 रुपये, और एक गेंद का मूल्य क्या होगा, ये गेंद का मूल्य बराबर में हो जाएगा, y माना है, y का मान 50, ये क्या है इसका आंसर है। बल्ले का मूल्य 500 रुपये और गेंद का मूल्य 50 रुपये, ये इसका तीसरे का उत्तर है। आगे कर रहे हैं, देखो तीसरे का चौथा। तीसरे का 4 नंबर, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया गया है। नियत भाड़े का अर्थ क्या है, कोई व्यक्ति अगर उस टैक्सी में चढ़ जाता है तो नियत भाड़ा सबके जरूरी लगेगा, चाहे वो 1 किलोमीटर चल रहा है, चाहे 2 चल रहा है, 10 चल रहा है, जरूरी नहीं है, लेकिन वो नियत किराया सबके लागू है। देखो वो नियत भाड़ा होता है 10 किमी के लिए नियत भाड़ा 10 किमी के लिए 105 रुपये, 15 किमी के लिए 155 रुपये। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो माना नियत भाड़ा बराबर, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे आगे प्रति किलोमीटर का किराया, प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर में लिख दो y रुपये। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, एक व्यक्ति क्या करता है, देखो दिया गया है 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, 10 किलोमीटर में नियत भाड़ा उसके लगेगा x रुपये, ठीक है। अब इसके बाद में देखो 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, 1 किलोमीटर का y रुपये है, 10 का क्या हो जाएगा, देखो 10y आ जाएगा, बराबर 105, बराबर 105, ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद में आगे 15 किलोमीटर दूरी के लिए, 15 किलोमीटर के लिए x को नियत भाड़ा लगना जरूरी है, लगेगा, और 15 का देखो 1 का y है, तो 15 का हो जाएगा 15y, बराबर रुपये लगता है, बराबर में 155 रुपये। समीकरण 2 लिख दो, समीकरण 1 से x का मान ज्ञात कर लो, x बराबर आ जाएगा 105 माइनस का 10y, ये समीकरण 3। अब आपको क्या रखना है, x का मान कहाँ रखना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ देखो x की जगह क्या आ जाएगा, 105 माइनस 10y, आगे प्लस 15y बराबर 155। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा देखो 5y और 155 माइनस 105, 5y का मान आ गया 50, y का मान 50/5 और y का मान 10, y का मान 10 लिख दिया है।
और y का मान आप समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। x की जगह क्या रहेगा, x की जगह x रख दो, प्लस 10 इंटू 10 100 आ जाएगा, और बराबर में रख दो 105। x बराबर 105 माइनस 100, x का मान बराबर 5 रुपये। अतः देखो नियत भाड़ा 5 रुपये आ जाएगा। नियत भाड़ा बराबर आ गया 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर आ जाएगा 10 रुपये। अब उधर की जांच करते हैं। देखो 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये लगता है। 10 किलोमीटर में यानी 1 किलोमीटर का 10 रुपये लगता है, तो उसका देखो कितना हो जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। 5 नियत भाड़ा है, 105 रुपये। 15 किलोमीटर के लिए 155 देता है, तो 1 किलोमीटर का 10 है, तो 15 का हो जाएगा 150, और प्लस नियत भाड़ा 5 रुपये बराबर 155। उत्तर की जांच सही है, यही प्रश्न का देखो आंसर है। आगे सवाल नंबर इसका है 5वां। 5 नंबर में दिया गया है सवाल नंबर 5। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वे 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 दो जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करो। लिखो माना अंश बराबर x, हर बराबर y, यह भिन्न हो जाएगी x/y, भिन्न हो जाएगी x/y। अब आपको जाने भिन्न है तो उसमें अंश भी है और हर भी है। अब पहले लिखा गया अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दो। यहाँ देखो x में भी 2 जोड़ दो और y में भी 2 जोड़ दो। तो आपके सामने भिन्न क्या प्राप्त होती है, भिन्न प्राप्त होती है 9/11। 9/11 लिख दो बराबर में, यहाँ लिख देना प्रश्नानुसार। उधर गुणा कर लेते हैं। देखो 11 को x + 2 से गुणा कर लेते हैं, और 9 गुणा हो जाएगा y + 2 से। 11x, 11 को 2 से गुणा किया 22, 9 को y से गुणा किया 9y, और 9 × 2 18। 11x माइनस का 9y बराबर 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y बराबर, ये क्या बचेगा, देखो -4 बचेगा। इसको लिख दो समीकरण 1। आगे लिखा गया है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो, तो भिन्न प्राप्त होती है 5/6। 5/6 लिखा गया है। अब इस वज्र गुणा करेंगे, x + 3 गुणा हो जाएगा 6 से, और y + 3 गुणा हो जाएगा 5 से। ये देखो हो जाएगा 6x + 18 बराबर 5y और +15। आगे हो जाएगा 6x - 5y बराबर, ये देखो माइनस में भेजेंगे, दोनों क्या करेंगे, दोनों का पक्षांतरण होगा। माइनस का 5y, 15 - 18, 18 का भी क्या होगा, पक्षांतरण हो जाएगा, बराबर -3। ये हो गया समीकरण 2। अब आप रखो समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करते हैं। देखो ये 11x बराबर क्या आ जाएगा, 11x बराबर आ जाएगा 4 + का 9y। ये तो माइनस का है, प्लस का आ जाएगा। यहाँ देखो -4y, -4 और प्लस का 9y। x का मान आ जाएगा -4 + 9y और बट्टे 11। इसको लिख दो समीकरण 3। अब रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 के द्वारा ज्ञात किया, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर यहाँ देखो 6 है, x का मान आ जाएगा -4 + 9y बटे 11 -5y बराबर आ गया -3। यहाँ देखो 11 लघुत्तम आएगा इसका, 11 में 11 भाग एक बार, 1 से गुणा संख्या वैसी आ जाएगी। तो यह देखो 6 से गुणा कर लो, -24, और यह आ जाएगा 9 को 6 से गुणा किया 54y, और यहाँ बटा में 1 मान लेते हैं। देखो 11 में 1 बार 11 बार, 11 को गुणा करेंगे 5 से, यह आ जाएगा -55y बराबर -3। बटा में बदल गुणा करते हैं। देखो इसको, इस संख्या को गुणा करेंगे, संख्या सेम आ जाएगी, तो -24 और ये बचेगा -y बराबर आ जाएगा -33। ठीक है, आगे यहाँ उत्तर क्या आएगा, देखो -y बराबर आ जाएगा -y बराबर -33 और +24। ठीक है, तो यहाँ y का मान क्या आ जाएगा, -y बराबर बचेगा -9 और y का मान आ जाएगा 9। y का मान होगा -33 + 24 -9 बचेगा,
और y का मान 9। y का मान कहाँ रख दो आप, समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देखो यहाँ दिया गया है 11x है, तो 11x रख दो। ठीक है, आगे -9 इंटू वाई का मान देखो 9 है, तो 9 इंटू 9 रख दो। 9 इंटू 9 और बराबर में आ जाएगा -4। ये आ जाएगा 11x बराबर -4। ये 81 प्लस का 81 हो जाएगा। देखो यहाँ बचेगा माइनस, प्लस का बचेगा 77। x का मान आ जाएगा, भाग देंगे 11 का तो आ जाएगा 7। अब देख सकते हैं, देखो अंश तो क्या आ जाएगा, अंश बराबर आया है 7 और हर बराबर आया है 9। तो भिन्न क्या हो जाएगी, देखो भिन्न हो जाएगी 7/9। भिन्न हो जाएगी 7/9। अब उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। देखो दोनों में 2 जोड़ो, इन दोनों में 2 जोड़ने पर आप क्या होता है, 9/11 प्राप्त हो रहा है। सही है। दोनों में 3 जोड़ दो, यहाँ क्या होगा, देखो 3 जोड़ते हैं, यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ 12। 10 और 12 में दोनों 2 का भाग जा रहा है, मान आएगा 5/6। यही क्या देखो इसका आंसर है। इस प्रकार हमने पहले क्या करना है, दोनों में 2 जोड़ा गया है और ये 9/11 वज्र गुणा किया गया है और एक समीकरण प्राप्त हुआ है। ये आगे समीकरण प्राप्त हो गया 11x - 9y बराबर -4। अब आगे दोनों में 3 जोड़ा गया है, वज्र गुणा करके बाद में प्राप्त हुआ है 6x - 5y बराबर -3। समीकरण 2, समीकरण x का मान ज्ञात किया है, x के मान को आगे समीकरण यहाँ 2 में रख दिया है और इस प्रकार हमारे y का मान 9 प्राप्त हुआ है। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ रखा है। x का मान प्राप्त हुआ है 7, अतः अंश बराबर 7 है, हर बराबर 9 है। तो बिन अंश बटा हर इन 7/9 हो जाएगी। ये देखो इसका आंसर है। अब आगे इसका सवाल नंबर कर रहे हैं हम। क्या है, देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुणी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुणी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब जैकब और उसका पुत्र है तो लिख दो माना जैकब की आयु। जैकब की आयु, ठीक है। उसके बाद में आगे लिखते हैं पुत्र की आयु। पुत्र की आयु। अब दोबारा प्रश्न में पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा गया है, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद में क्या करते हैं, देखो आयु में जोड़ते हैं और पूरे में घटाते हैं। जैकब आयु x मान लो और पुत्र की मान लो y। 5 वर्ष बाद की बात की गई है। अगर आज आपकी एज अगर 15 साल है तो आज से 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 15 + 5 20 साल हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व क्या थी, 15 - 5 क्या हो, 10 वर्ष हो जाएगी। तो बाद में जोड़ते हैं और पूरे में क्या करते हैं, आयु घटाते हैं। देखो तो 5 वर्ष बाद का अर्थ दोनों में, अगर आज जैकब की x है तो 5 वर्ष बाद x + 5 होगी और पुत्र की क्या हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। यहाँ लिखना है प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न में जो दिया गया है उसके अनुसार कर रहे हैं। देखो प्रश्न अनुसार 3 गुणी हो जाएगी। अब दोनों में छोटी आयु किसकी है, जैकब के पुत्र की है। तो पुत्र की छोटी है तो क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर लेंगे। x + 5 बराबर आ जाएगा 3y + 15। x - 3y बराबर 15 - 5। 5 को पक्षांतरण होगा, 3y का पक्षांतरण होगा तो माइनस का 3y और 5 भी माइनस का, तो x - 3y बराबर 10। ये हो गया समीकरण 1। आगे लिखा है 5 वर्ष पूर्व। पूर्व में क्या करते हैं, घटाते हैं। देखो x - 5 और y - 5। 5 वर्ष पूर्व क्या था, 5 वर्ष पूर्व है जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुणी थी। अब दोनों में कम आयु किसकी है, पुत्र की है, तो वो 7 से गुणा कर देते हैं। देखो 7 से गुणा करने में क्या, ये समीकरण बराबर का चिन्ह ये बता रहा है कि LHS और RHS दोनों पक्ष बराबर है। तो कम आयु को 7 से गुणा कर देंगे तो ये अपने जैकब की आयु के बराबर आ जाएगी। देखो x - 5 ये हो जाएगा 7y और -35। x 7y का पक्षांतरण माइनस का 7y बराबर -35। 5 का पक्षांतरण प्लस का 5। x - 7y बराबर ये आ जाएगा -30। ये लिख दो समीकरण 2। अब यहाँ आगे लिख दो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x बराबर आ जाएगा, देखो 10 + 3y। x बराबर 10 + 3y, ये हो गया समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो
समीकरण 2 में देखो x है, x कितनी है, पूरा ही है, x का मान 10 + 3y, तो यहाँ रख दो 10 + 3y, 10 + 3y, आगे यहाँ -7y है तो -7y रख दो, बराबर आ जाएगा -30। यहाँ आ जाएगा देखो ये माइनस का 4y बचेगा, बराबर -30 और -10, तो -4y का मान आ गया -40, y का मान -40 बटे -4, तो y का मान देखो भाग में 3 समान है, मान आएगा प्लस का 10 आ गया। अब क्या रखेंगे, y का मान आप समीकरण 1 में रख दो, चलिए लिख दो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे, तो यहाँ देखो 1 दिया गया है, x रख दो, -3 × 10 रख दो, बराबर 10, x बराबर आ जाएगा 10, और ये -30 पक्षांतरण +30 होगा, x का मान आ जाएगा 40। अतः क्या लिखेंगे आगे, अतः जैकब की आयु x को माना था, x का मान यहाँ क्या प्राप्त हुआ, देखो x का मान 40, तो जैकब की आयु आ जाएगी 40 वर्ष, ठीक है। और बाद में लिखते हैं पुत्र की आयु बराबर में हो जाएगी, y का मान 10 है, यहाँ आ जाएगा 10 वर्ष। ये जो आयु प्राप्त, ये आयु वर्तमान आयु प्राप्त हुई है, ठीक है। जैकब की ये कौन सी आयु है, वर्तमान आयु है, और ये वर्ष में प्राप्त हुई है। और यहाँ भी पुत्र की ये कौन सी आयु है, वर्तमान आयु है, दोनों की क्या आयु है, ये वर्तमान आयु है, बराबर में y वर्ष। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, देखो 5 वर्ष बाद में जैकब आयु क्या हो जाएगी, देखो 45 हो जाएगी, और पुत्र की हो जाएगी 15, तो जैकब आयु क्या है, देखो 15 की 3 गुणी है, ये देखो जांच सही आ रही है, देखो ये 45 और ये 15 हो रहा है, तो 3 गुणी है। उसके बाद में 5 वर्ष पूरे में देखते हैं, 5 वर्ष पूरे में देखो आयु किसकी है, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूरे हो जाएगी 35 वर्ष, और पुत्र क्या हो जाएगी, पुत्र की हो जाएगी 5 वर्ष, ये 35 है और ये 5 है, देखो 7 गुना है, सही है, उत्तर की जांच सही आ रही है। इस प्रकार हमारी ये प्रश्नमाला 3.2 जितने प्रश्न थे प्रतिस्थापन के द्वारा सारे प्रश्न कर लिए हैं। आगे जो वीडियो हम करेंगे आगे विलोपन विधि और वो प्रश्नमाला 3.3, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।